हेलो। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसचिफ रूल के बारे में। देखिए, मिसचिफ का बेसिक मीनिंग होता है कोई भी कमी, कोई भी एम्बिग्विटी। किसी भी स्टैट्यूट में जब कहीं एम्बिग्विटी पैदा हो जाए, उसका मीनिंग क्लियर ना हो और वो उसी की लैंग्वेज से, उसी के वर्ड से समझा ना जा सके, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाए, तो हम मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज़ करेंगे। ये उन्हीं स्टैट्यूट्स पर अप्लाई होता है जिन पर एम्बिग्यूटी है, कुछ कमी रह गई है, जिससे कि वो उनका मीनिंग हमें प्रॉपर नहीं पता चल पा रहा। देखिए, ये मोर डिस्क्रिशन है, ये कोड को एक ब्रॉडर डिस्क्रिशन प्रोवाइड करता है लिटरल और गोल्डन मीनिंग से, और जो इसका यूज़ है वो लिटरल और गोल्डन मीनिंग से लिमिटेड है। इसे हम कभी कभी अनडेमोक्रेटिक भी कहते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव की जो पावर है वो कोर्ट के हाथ में चली जाती है कि वो जो भी लैंग्वेज है उसके अलावा भी इसका कोई मीनिंग इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेचर के कोई भी अदर सोर्सेज हैं, जैसे आप मान लें कोई भी प्रीवियस लॉ है, प्रीवियस स्टैट्यूट है, कोई भी अदर सब्जेक्ट है जो हमारे इस स्टैट्यूट से रिलेटेड है, या कोई भी कमेटी रिपोर्ट्स हैं जिनसे हम इस स्टैट्यूट का जो भी रियल मीनिंग डिराइव हो सकता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम अदर सोर्सेज हैं जो ये मैंने कहे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं उस स्टैट्यूट का अच्छे से मीनिंग को उजागर करने के लिए। इसे हम ये भी कहते हैं कि कोई भी अगर नया लॉ अगर पास हुआ है, कोई नया कानून बना, तो उसका असल मीनिंग जानने के लिए भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई पहले भी कानून था और एक नया कानून भी पास हो गया, तो उसका असल मीनिंग जानने के लिए हम मिसचिफ रूल को भी यूज़ कर सकते हैं, उसका असल मीनिंग जानने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और कोर्ट को इसे ऐसे ही इंटरप्रेट करना होगा किसी भी स्टैट्यूट को, और मिसचिफ रूल को ऐसे यूज़ करना होगा कि जो भी रेमेडी है उसको एनकरेजमेंट मिले। कोई भी लेजिस्लेचर ने कोई भी रेमेडी प्रोवाइड की है जनरल पीपल को, तो उसको एनकरेजमेंट मिले, उसको बूस्ट मिले, और जो भी मिसचिफ है, जो भी कमी है, जो भी उसमें कमी थी पुराने लॉ में, उसको सप्रेस किया जा सके। तो इसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसे हम हेडन्स केस भी कहते हैं। 1584 का केस है, ये इंग्लिश लॉ का केस है। उसमें बेसिकली 4 क्वेश्चंस इनमें डिस्कस किया गया है कि इंटरप्रिटेशन करते वक्त ये 4 क्वेश्चंस को हमें कंसिडर करना है। इन्हें हमने स्टेप बाय स्टेप ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इन क्वेश्चंस को कंसिडर करना है। इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें मिसचिफ रूल यूज़ करना है और उस स्टैट्यूट का मीनिंग इंटरप्रेट करना है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहले कॉमन लॉ क्या था, जो भी इस सब्जेक्ट पर, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रिलेटेड जो स्टैट्यूट है, जो नया है, उसका प्रीवियस जो लॉ था वो क्या था, पहले हम वो देखेंगे। दूसरा तो ये था कि उस लॉ में क्या भी डिफेक्ट था, क्या उसमें कमी थी जो कि प्रीवियस लॉ में रही थी। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि पार्लियामेंट ने ये नई रेमेडी क्यों दी, इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहा, वो किस मिसचिफ को रिजॉल्व करने के लिए, किस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ये नया लॉ प्रोवाइड किया। और इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने, जो भी हमारी जुडिशरी है आदरणीय, उन्होंने इसे ऐसे इंटरप्रेट करना है कि जो भी मिसचिफ है, जो कमी है, जो एम्बिग्विटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस हो सके, और जो रेमेडी है जो लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस किया जा सके, उसको पावर दी जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन के थ्रू इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो इस सारा चीज़ का यही मीनिंग है कि मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम करेंगे, इसका क्या मीनिंग बनता है, और किस परिस्थिति में इसे हमने यूज़ करना है, किस पर्टिकुलर स्टैट्यूट के
अगर प्रॉब्लम अराइज हो तो तब इसे हम यूज़ करते हैं। तो थैंक यू, ये था मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन।